राफेल जहाज है वो बड़ा हाई टेक 5th जनरेशन फाइटर है। गिराना कभी कोई आसान बात नहीं थी, कभी नहीं गिराया था इससे पहले किसी ने। ये समझ लें कि एक किस्म की भगदड़ मच गई थी, उनको मजबूरन करीब तरीन जो रनवे था उसके ऊपर लैंड करना पड़ा। S-400 बहुत बड़ा एक एसेट था, पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया। जो एयर डिफेंस है या EW है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का उनका जो सारा निज़ाम है उसको तबाह करे। ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रोल में नहीं लाए। ये तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस की सारी बात हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल। हमारे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। विंग कमांडर रिटायर सैयद वजाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान के जो बहादुर जो पायलट्स हैं उन्होंने किस तरीके से इंडियन पायलट्स को जो शिकस्त दी और हवाओं में शिकस्त देके शाहीनों ने पूरी जो फिजाओं है उस पर अपना कब्जा जमा लिया और पूरी कौम इन पे फख्र करती है। बल्कि कौम जो है ना, हर अब तो मैंने देखा कि जहां कोई हम एयरफोर्स का जवान देखते हैं, जहां कोई एयरफोर्स का साबिक अफसर देखते हैं तो लोग बल्कि सलूट करते हैं और कहते हैं सर आपको मुबारकबाद हो। और मैं यहाँ यही बताता चलूं कि विंग कमांडर सैयद वजाहत अली साहब जब हमारे ऑफिस में आए हैं तो यहाँ भी इनको एंट्री से लेके हमारे स्टूडियो तक आने तक इनको मुबारकबाद मिलती रही है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब बहुत अच्छा है। अच्छा सर, पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो कि आप हमारे लिए फख्र का मुकाम रखते हैं और आपने जो नौजवान ट्रेन किए उन्होंने भी हम पाकिस्तान का जो है ना दिफा बड़े अच्छे तरीके से किया। तो सर पहले शुरू में हम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं हमारे नाज़रीन, तो इस वाले से थोड़ा सा बता दें हमें। जी भट्ट साहब, मैं 1984 में ग्रेजुएट हुआ था PF अकेडमी रसालपुर से, और उसके बाद फिर जो रूटीन के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं फाइटर कन्वर्जन और ऑपरेशन कन्वर्जन वगैरह करने के बाद फिर स्क्वाड्रन पायलट के तौर पे तकरीबन 10 साल काम करते रहे मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स में, और इस दौरान मुख्तलिफ जहाज़ भी उड़ाए और बाकी जो भी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स में तैयारियाँ होती हैं वो भी हम करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बड़ा अच्छा मोराल था एयरफोर्स का, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है। और हमें ये फ़ख्र है कि जो हमारे ट्रेन किए हुए पायलट्स थे उन्होंने आज ये दिन हमें दिखाया है कि दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कोई इस तरह का मौका आया तो वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ एक जो बड़ा हमारे दिलों में मच रहा है सवाल कि कुछ अर्सा पहले तक के जो पायलट्स है, फाइटर पायलट्स, उनकी जो ट्रेनिंग की जाती थी और अब जो जदीद दुनिया आ गई है, अमेरिकन और चाइनीज और यूरोपियन टेक्नोलॉजी सामने आ गई है, जहाज नई नई तरह के आ गए, फाइटर जहाज, मिसाइल नई नई तरह के आ गए, जदीद तरीन आ गए। तो अब जो जदीद फाइटर्स हैं, जो अब नौजवान पायलट्स हमारे मौजूद हैं, इनकी ट्रेनिंग में क्या खास ऐसी अहमियत है कि पूरी दुनिया इनकी बहादुरी की जो है मिसालें दे रही है? जी भट्ट साहब, देखें जो नए हथियार आए हैं, हथियार तो बिल्कुल हैं, वो सबके पास ही हैं। जी जी। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का ये तुर्रा इम्तियाज समझ लें कि इन्होंने बड़ी खामोशी से पिछले कुछ सालों में, बल्कि आप ये समझ लें 10-15 सालों के अंदर इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया है, इन चीज़ों को आपस में मरबूत किया है। और अब आपने देख लिया है ये इंडिया के साथ जो झड़प हुई है उसके अंदर इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी आपने देखा है। जी जी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट, और इसका क्रेडिट मैं जो पाक फ़िज़ाइया के टॉप लीडरशिप है उसको दूंगा, क्योंकि उनके विजन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारे पास एक डेडिकेटेड स्कूल है, कॉम्बैट कमांडर स्कूल पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो कि अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है अपने इसी टैक्टिक्स की वजह। उसके साथ कुछ खास फीचर्स जो है वो हमारे नाज़रीन को बता दें, स्कूल के हवाले से क्या क्या वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? वहाँ पर ट्रेनिंग यही दी जाती है कि जो एयरफोर्स के जो सीनियर पायलट्स होते हैं वो वहाँ पर मिल के बैठते हैं, आते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स देते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को फिर प्रैक्टिकल उनका किया जाता है, और उनके फिर जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसके ऊपर भी फिर बहस और तमीज़ होती है, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जिसे वॉर टाइम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आपने देख लिया उसका नतीजा। आज से 5 साल पहले भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था जिसमें अभिनंदन पकड़ा था हम लोगों ने, तो उसके अंदर भी
जो टैक्टिक्स यूज हुए थे वो मेरा ख्याल है कि इसी स्कूल की पैदावार है, और इनके टैक्टिक्स जो है ना वो एयरफोर्स के हर यूनिट में, हर स्क्वाड्रन के अंदर वो डिसेमिनेट किए जाते हैं, और फिर पायलट्स को बताया जाता है कि ये वाला तरीका जो है ना ज़्यादा अच्छा है, और उसको फिर अडॉप्ट करके जो अपने अपने जहाज़ों के मुनासबत से वो टैक्टिक्स जो है ना इस्तेमाल होते हैं, और माशाल्लाह आपने देख लिया कि उनका कितना अच्छा रिजल्ट निकला। अच्छा सर, ये बताएं कि आवाम जो है ना ये जान ले कि ये जो एयरबोर्न रेडार हैं, इनके जरिए जो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के शहीन हैं उन्होंने एक ऐसी तारीख रकम की है, तो इसके हवाले से बताएं कि ये किस तरह कैप्चर किया गया, ये जो 5 तैयारे गिराए गए उसको क्या मोराल था? आपने तो क्योंकि उन जवानों को बड़ी करीब से देखा हुआ है, उनकी तरबियत में आपका किरदार है, तो ये हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि कैसे इनको कैप्चर किया गया। देखें, इसको एक लफ्ज है डॉक्ट्राइन, तो डॉक्ट्राइन का मतलब होता है तरीकाकार। जी जी जी। तो जो एयरफोर्स का पुराना तरीका था वो पुराने जहाज़ों में या पुराने जो हमारे पास सिस्टम्स होते थे उनके ऊपर बेस करता था, लेकिन जब से नए सिस्टम्स आए हैं, एयरबोर्न रेडार्स आ गए हैं जिसको एवैक्स कहते हैं। एवैक्स का मतलब होता है अर्ली वार्निंग रेडार। अच्छा। और वो भी एक जहाज होता है, बड़ा जहाज होता है फाइटर जहाज से, और वो अपने तरीके से स्कैन करता है एरिया, और उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। अगर फाइटर जहाज का जो रेडार है उसकी रेंज तकरीबन लेट से 200 मील है, उसकी रेंज 400 मील होती है। अच्छा, डबल, ज्यादा, उससे तकरीबन डबल होती है। इसीलिए वो अपने जहाजों को सारा डाटा जो है ना वो फ्राहम करता रहता है, और पायलट की जो सिचुएशन अवेयरनेस है ना उसको वो बेहतर करता रहता है। पायलट्स अपने तौर के ऊपर भी देख रहे होते हैं, लेकिन उनके रेडार्स की जो रेंज है वो जरा लिमिटेड होती है, लेकिन एवैक्स की रेंज ज्यादा होती है, और वो पूरी सिचुएशन अवेयरनेस जो है ना अपने पायलट्स को देता रहता है। यानी वो अपनी रेंज जो है वो साथ में सप्लाई करता है उस फाइटर पायलट को, उसके तैयारी को, इस तरह उसको, यानी वो पहले अगर 200 किलोमीटर दे सकता है तब 400 किलोमीटर दूर तक वो पहुंच हो गई उसकी। जी, लेकिन पायलट देख नहीं रहा होता, लेकिन उसको डाटा लिंक से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है कि अभी फर्ज किया अगर लेट से 400 मील के अंदर 10 जहाज हैं दुश्मन के, तो वो शायद अपने रेडार पे वो ना देख सके, लेकिन चूंकि एवैक्स देख रहा है इसलिए वो उसको डाटा लिंक पे बताता रहता है कि भाई 10 जहाज हैं और हो सकता है 8-10 और आ जाएं इस सिनेरियो के अंदर। तो पायलट जो है ना वो अवेयर होता है कि इस वक्त मेरे सामने कितने टारगेट्स हैं, दुश्मन के कितने जहाज हैं, या उनमें से कौन सा जहाज है जो मेरे लिए थ्रेट है, और उसको फिर वो डेजिग्नेट करते हैं, और इस तरह फिर प्रोसीजर आगे चलता है। तो ये एक टीम वर्क बन जाता है एयरबोर्न रेडार का, पायलट का, और इवन जो ग्राउंड रेडार जो पुराना हमारा सिस्टम था ग्राउंड, वो भी काम करते हैं, वो भी साथ काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह इन सबको एक जगह के ऊपर इंटीग्रेट करना, यही कमाल किया है हमारे एयरफोर्स के कमांडर्स ने जो मौजूदा लोग हैं, और उन्होंने अपने इस विजन के तहत बहुत ही एक सरप्राइज जनरेट की है दुश्मन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दिया है, और जो उसको सबक सिखा दिया है। अच्छा सर, यहाँ यही बताएं कि एक दुश्मन का कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब जहाज और हमारे 40 के करीब जहाज थे, और ये जो आमने सामने आए तो जो दूर का टारगेट लिया उसमें एक टारगेट कहा जा रहा है कि 119 किलोमीटर दूर था जिसको अचीव किया गया। तो एक तो यह कि ये लॉक करना क्या होता है, उसको लॉक करने के बाद फायर करने के लिए किस रेंज का मिसाइल होता है, और इसको किस तरह फायर किया जाता है, थोड़ा सा आम पब्लिक के लिए अगर आप उसको आसान अल्फाज में समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे? देखें, अगर एक रेडार के ऊपर आपको 10 टारगेट्स नजर आ रहे हैं या 10 जहाज नजर आ रहे हैं दुश्मन के, उसमें से हो सकता है कुछ जहाज जो है वो करीब हों और कुछ जहाज दूर हों, ठीक, या उनकी स्पीड और डायरेक्शन जो है ना वो कुछ और हो। तो उस स्पीड और डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें, और इसमें जो पायलट्स हैं और जो कंट्रोलर है वो देखते हैं कि इनमें हमारे लिए थ्रेट कौन सा जहाज है। तो जो जहाज थ्रेट बन रहा होता है ना, यानी जो जितना क्लोज आता जाएगा, जी, जो करीब आता जा रहा है जाहिर है वही थ्रेट बनता है, और उसको फिर लॉक कर लिया जाता है। लॉक करने का मतलब ये कि उसका पूरा कंप्लीट डाटा फिर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाकी जो रेडार है ना, बाकी जो जहाज टारगेट्स है ना वो नजर आते हैं, लेकिन उनका पूरा डाटा नहीं आता, क्योंकि वो थ्रेट नहीं है। बिकॉज ये रेडार की लिमिटेशन होती है कि सारे टारगेट जो है ना उनका अगर डाटा आना शुरू हो जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो जो पर्टिकुलर टारगेट जो सिलेक्ट करता है ना कंट्रोलर, वो उस जहाज का डाटा आना शुरू, इसको लॉक करना कहते हैं कि लॉक हो गया जी। चाहे सर वो उसके बाद जितना मर्जी ऊपर नीचे जाए वो लॉक ही रहेगा। जी, वो नहीं, लॉक टूट भी सकता है। अच्छा, लेकिन वो फिर टैक्टिक्स के अंदर आ जाता है ना, लॉक टूट भी सकता है,
लेकिन अगर वो स्टडी जा रहा है फिर लॉक नहीं फिर टूटेगा। हाँ, अगर वो मैनूवर करना शुरू कर देगा या उसको पता चल जाएगा, वो अपने तरीके से कोई अग्रेसिव एक्शन लेगा, तो फिर लॉक टूट भी सकता है। बहरहाल उसको करना कहते हैं। और फिर उसके ऊपर जब वो मिसाइल रेंज के अंदर आ जाता है तो उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है और उसको गिराया जा सकता है, उस जहाज को जो लॉक हुआ है। तो ये इस तरह का पूरा तरीका था। जी, पूरा। अच्छा सर, यहाँ ये भी बता दीजिए कि जो इंडियन 5 जहाज गिरे उसमें से जो 2 के कहा जा रहा है कि पायलट जो है उसके साथ ही हलाक हो गए और 3 के जो इजेक्ट कर गए, तो क्या ये पता चलाया जा सकता है कि कितने के इजेक्ट हुए और कितने हलाक हो गए साथ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो पायलट की इंफॉर्मेशन है कि वो उसके साथ गया है, जहाज के साथ, या इजेक्ट कर गया है, वो क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो पायलट है, रडार में पता, जी जी, हाँ जी, तो वो ज्यादातर पता नहीं चलता कि वो इजेक्ट कर गया है या उसके साथ ही जमीन में चला गया। बहरहाल अगर रेडार गायब हो जाता है, रेडार की स्क्रीन से, अगर जहाज जो टारगेट एयरक्राफ्ट था वो, इसका मतलब है कि वो जहाज गिर गया। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर वो पहले उसका ब्लिप आ रहा था रेडार के ऊपर, अगर ब्लिप नहीं है तो इसका मतलब वो जहाज गिर गया जी। अच्छा सर, एक और अहम सवाल है जो आम कॉमन मैन के ज़हन में आता है कि अगर इंडियन जहाज कहते हैं कि 100 के करीब उड़े थे और जब 5 जहाज उनके यानी जो फाइटर जेट हैं वो गिर गए, उनमें कहा जाता है 3 राफेल भी थे, तो इनका मोराल कैसे फिर इतना डाउन हो गया कि बकाया सारे जहाज भाग गए और वो जंग का मैदान जो छोड़ के चले गए? इस जो सिचुएशन है उसको जरा हमारे नाज़रीन को क्लियर तरीके से बताएं। ये देखें, जो राफेल जहाज है वो बड़ा हाई टेक 5th जनरेशन फाइटर है और ये नेटो इक्विपमेंट है। मतलब अच्छा। ये कि इसका ये नेटो के जो जहाज हैं उनके अंदर शामिल है और इसको गिराना कभी कोई आसान बात नहीं थी, कभी नहीं गिराया था इससे पहले किसी ने। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो टीम है, मैं कंट्रोलर्स को भी उतना ही क्रेडिट देता हूँ जितना पायलट का क्रेडिट है कि उन्होंने मिल के टीम वर्क से इसको गिराया है। और आपको याद होगा पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनकी एक रिकॉर्डिंग जो है ना वो पेश की थी कि जिसके अंदर वो फॉर्मेशन का एक मेंबर दूसरे से पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, और उसने एक फ्लैश भी देखा है, तो इसका मतलब उसको खतरा है कि ये मेरा साथी जो है ना, तो वो उसे पूछ रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा आगे से, तो इसका मतलब है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है या वो उसको मिसाइल हिट कर गया। तो जब किसी भी फॉर्मेशन में एक मेंबर जो होता है फॉर्मेशन का, उसको मिसाइल लग जाता है या वो कंफर्म नहीं कर रहा होता, आगे से जवाब नहीं दे रहा होता, तो इसका मतलब है कि वो नहीं है वहाँ पर। तो उससे फिर मोराल जो है ना बहुत इफेक्ट होता है, जब पायलट्स का मोराल इफेक्ट। और दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन जहाज़ों को जैम भी किया हुआ था, उनकी कम्युनिकेशन जैम की हुई थी। अच्छा। और इसकी वजह से उनका आपस में राब्ता नहीं हो रहा था। इस वजह से आप ये समझ लें कि एक किस्म की भगदड़ मच गई थी उन जहाज़ों के बीच में और उनके पायलट्स के बीच में। इसलिए उनको मजबूरन करीब तरीन जो रनवे था उसके ऊपर लैंड करना पड़ा और वो अपने उस वापस बेस पे भी नहीं गए जहाँ से वो उड़े थे। तो भगदड़ में तो फिर इसी तरह दीगर जो जहाज़ थे वो भी अपने अपने बेसिस पे लैंड कर गए और पाकिस्तान एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। अच्छा सर, यहाँ एक और अहम सवाल है कि हमारे जो जेट हैं, जो हमारे जहाज हैं, फाइटर हैं, शाहीन, जो हमारे पायलट हैं, वो इंडिया के अंदर भी घुस गए उनकी फिजा में, और उन्होंने S-400 जो उनका मिसाइल सिस्टम था, शील्ड थी जो एक, वो भी तबाह कर दिए, बहुत सारे उनके डिपो भी तबाह कर दिए। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि हमारी एयरफोर्स ने ना सिर्फ उनकी एयरफोर्स को शिकस्त दी बल्कि उनकी जो बड़ी फौज के जितनी शील्ड बनी हुई थी, जितने एंटी जहाज उन्होंने लगाए हुए थे सिस्टम, उनको भी तबाह किया, यानी 2 फोर्सेस को नाकामी का शिकार होना पड़ा? ये थोड़ी सी डिटेल बताएं। जी, इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि जो उनके जो टारगेट्स जो ग्राउंड के ऊपर हिट हुए हैं वो ज्यादातर मिसाइल से हुए हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अच्छा, सर्विस है। जी जी, वो एयर टू सरफेस नहीं है। जी, कुछ एयर टू सरफेस भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर जो है ना वो सरफेस मिसाइल। हाँ जी, जो हमारे फतेह-1 मिसाइल है हमारा, स्पेसिफिकली बनाया गया था इंडियन टारगेट्स के लिए। तो इसके अलावा भी पाकिस्तानी मिसाइल्स जो है ना माशाल्लाह बड़ी एक्यूरेसी से हिट किया उन्होंने अपने टारगेट्स को। और S-400 बहुत बड़ा एक एसेट था
इंडियन, और उसके ऊपर बड़ा उनको गुरूर भी था कि ये कोई जहाज़ जो है ना उसको छोड़ेगा नहीं और सबको जो है ना आने से पहले ही तबाह कर देगा। तो उसका कामयाबी से उन्होंने पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया। और इसी तरह ये स्ट्रेटजी होती है कि जब आप किसी दुश्मन के इलाके में जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं कि उनकी जो एयर डिफेंस है या ईडब्ल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का उनका जो सारा निज़ाम है, उसको तबाह करें ताकि वो आपको देख ही ना सके। तो उनको अंधा कर दें और उसके बाद जो है ना वो अपना दीगर जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक अपनी स्ट्राइक्स प्लान करें। लेकिन इस सारे ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रोल में नहीं लगे। ये तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस पे सारी बात हो रही थी और इन्होंने अपने बॉर्डर के अंदर रह के इंडियन जहाज़ों को निशाना बनाया सेल्फ डिफेंस में, बिकॉज वो जहाज़ जो थे वो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए आए थे। वो उनकी नीयत ख़राब थी तो उनको न्यूट्रलाइज करते करते उनके जहाज़ गिर गए। अदरवाइज ऑफेंसिव रोल में अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना रोल प्ले नहीं किया और इसको कहते हैं रेस्ट्रेंट। और अपने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पे दूसरी मुल्कों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन नहीं की अपनी तरफ से। ये सारी की सारी एस्केलेशन जो है ना वो हिंदुस्तान की तरफ से, हमने तो अपना दिफा किया या उसका जवाब दिया। हाँ जी, पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया। इसीलिए पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक ने सपोर्ट किया है। चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, अज़रबैजान, ये सारे मुल्क पाकिस्तान की फेवर में थे। इंडिया की फेवर में सिर्फ एक मुल्क है, इजराइल। और पाकिस्तान की बहुत वाह-वाह हुई है इस रेस्ट्रेंट की पॉलिसी के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मुल्कों के अंदर इसका सर फख्र से बुलंद हो गया कि हम अग्रेसर नहीं है, हम, लेकिन अगर कोई आएगा हमारे ऊपर उसको जवाब तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा सर, जो नई जनरेशन है ना, इनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटियों के कॉलेज, उन्होंने कहा कि हम अपने बड़ों से 65 की और 71 की जंग की बातें सुनते थे लेकिन हमने अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये वाकया ऐसा हो गया कि हम अगले 50 साल तक अपने बच्चों को बताते रहेंगे कि हमारी पाक फौज ने और खास तौर पर शहीदों ने हमारे कैसे इंडिया को इतना बड़ा मुल्क और इतनी ज्यादा उसकी आबादी और इतना ज्यादा कहा जा रहा है कि तरक्की याफ्ता है। तो इस सिनेरियो में नौजवानों में जो एयरफोर्स ने एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि अब हर जगह पे जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले लोग एयरफोर्स और आर्मी चीफ का भी नाम लेते हैं कि उनकी कमांड में ये सारा कुछ हुआ है। तो इस हवाले से आप बताएं कि जो एक विंग कमांडर होता है उसको कितने मराहल से गुजर कर एक विंग कमांडर बनता है वो? देखें, ये पाकिस्तान में एयरफोर्स में जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जितने भी पायलट्स हैं वो ग्रेजुएट होते हैं पीएफ एकेडमी से और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं ताकि महारत हासिल करें अपने फ़न के अंदर और मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स में सर्व करते हैं। वहाँ पर उनको एक्सपोजर मिलता है कि कैसे हमने अपने टैक्टिक्स, जैसे मैंने पहले बताया कि कौन से होने चाहिए दुश्मन के ख़िलाफ़, और अपने जो उनका इक्विपमेंट होता है, कई जहाज़ ऐसे हैं जो जिनके पास कम रेंज के मिसाइल्स हैं या और इक्विपमेंट उनके ऊपर लगता है, तो वो उसके हिसाब से टैक्टिक्स डेवलप करते हैं और फिर वो वॉर रेडी हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेशनल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से उनके एयरफोर्स के जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक उनकी प्रमोशंस भी होती हैं। पहले फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन और एयर कमांडर, इस तरह ऊपर फिर एयर रैंक्स में चले जाते हैं, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल जो टॉप पे। और सर एक विंग कमांडर जब फिजाओं में जाते हैं, इस तरह के मिशन पे जाता है, तो उसके अंडर पे कितने नीचे फाइटर पायलट साथ जाते हैं? ये देखें, मैंने आपको पहले शायद बताया कि एयरफोर्स एक बड़ी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जरूरी नहीं है, हाँ जी, एक विंग कमांडर के साथ 10 जहाज हों या एक विंग कमांडर के साथ 4 जहाज भी हो सकते हैं। अच्छा। और एक विंग कमांडर जो होगा वो हो सकता है 8-10 जहाज भी कमांड कर रहा हो एक टाइम के ऊपर, वेरिएट करते हैं। लेकिन एक स्क्वाड्रन के अंदर मोर और लेस जो है ना वो एक विंग कमांडर ही कमांडर होता है और वही अपने लोगों को, पायलट्स को
जो है ना डायरेक्शंस देता है, और इस तरह करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस तरह हर यूनिट के डिसिप्लिन और इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है ना वो काम करती है। तो इसी तरह मतलब एयरफोर्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको पहले जिक्र किया इसके बारे में कि फ्लेक्सिबिलिटी एक इनहेरेंट चीज़ है एयर पावर के अंदर। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो फिर नुकसान होता है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया विंग कमांडर साहब कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए भी बड़ी अहम मालूमात दी, और इससे क्योंकि हमारे जो अवाम है उनमें एक ऐसा नया जोश और गलगला पैदा हुआ है कि उन्होंने कहा कि पहले हम सुनते थे कि 10 दिन जंग जारी रही, 20 दिन जंग जारी रही और बहुत सारी हलाकतें हुई, शहादतें हुई, उसके बाद जंग का फैसला हुआ। लेकिन हमारे ये शाहीनों ने तो 3-4 घंटे में ही पांसा पलट दिया और जंग का फैसला भी हो गया, और फिर मोदी को जो है ना वो अमेरिका के पास जाके माफिया मांगने के लिए भी करना पड़ा। तो ये सारा कुछ जो है ना हमारी पाक फौज और खास तौर पे शाहीनों की वजह से हुआ। और आप क्योंकि एयरफोर्स के एक आला अफसर रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेजबान इजाजत में बट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।